हाँ जी, तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है 11.2। बेसिकली हमें आज पढ़ना है इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, मैं तुम्हें इनवर्स प्रोपोर्शन का एक छोटा सा आइडिया दे चुका हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है, और मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इनवर्स प्रोपोर्शन तब लगता है जब हम x और y के रिलेशन में हमें उल्टा रिलेशन मिलता है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो y की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और जब x की वैल्यू डिक्रीज करता हूं तो y की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो हम इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें उस दिन उसका एग्जाम्पल भी दिया था, इतना मेरे को याद है। आज मैं तुम्हें एक दो और एग्जांपल्स देने वाला हूँ, ठीक है, ताकि तुम चीजों को और अच्छे से रिलेट कर पाओ। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं तुम्हें दिया था उस टाइम में, मेरे को याद है, स्पीड को लेके। अगर मेरी स्पीड में कम ज्यादा होता है तो जो मेरा टाइम है उसमें फर्क पड़ेगा। मतलब अगर मैं जाता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मेरे को कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा लगता है, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं, अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम लगेगा। सीधी सी बात है ना? क्लियर है ना तुम्हें? अब एक एग्जांपल और देखो। अगर, अब ध्यान से सुनना, मेरे पास है नंबर ऑफ पीपल और ये है मेरे पास नंबर ऑफ डेज। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ना खाना रखा है, बहुत सारा खाना मेरे पास। मान लो मेरे पास रखा है 100 किलो राइस, मेरे पास 100 किलो चावल रखे हैं। ठीक है, और ये चावल मैं सिर्फ अकेले खाता हूँ। ठीक है, मैं घर में अकेले रहता हूँ, अकेले चावल बनाता हूँ, अकेले चावल खाता हूँ। तो अगर मैं अकेला हूँ, मतलब मैं अभी सिर्फ एक है आदमी, एक नंबर ऑफ पीपल में सिर्फ 1 है, तो ये 100 किलो चावल मेरे 10 दिन चल जाते हैं, 10 डेज। मतलब मैं एक दिन में 10 किलो चावल खा लेता हूँ। कोई फालतू मत बोलना यार, ठीक है? ध्यान से सुनो। अब मेरे 2 दोस्त आ गए मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा हम 3 दिन या 4 दिन साथ में रुकेंगे। अब अब नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, अब हम हो गए हैं 3 लोग, मेरे 2 दोस्त आ गए ना। अब मेरे को बताओ, क्या ये 100 किलो चावल अभी भी 10 दिन चलेंगे कि कम चलेंगे? अब कोई ये मत बोलना स्विगी करवा लो, जोमेटो करवा लो, फालतू बातें नहीं। ठीक है, ये 100 किलो चावल अब क्या 10 दिन चलेंगे कि 10 दिन से ज्यादा चलेंगे? देखो, नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए। पहले मैं अकेला खाता था तो वो 10 दिन चलते थे। अब जब मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और खाएंगे तो क्या नंबर ऑफ डेज का चावल ज्यादा दिन चलेंगे? नहीं, अब चावल कम दिन चलेंगे। कितने दिन चलेंगे? मान लो 3 दिन चल रहे हैं, अब मान लो या 4 दिन चल रहे हैं, तो जो भी चलेंगे, बट नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ पीपल बढ़ेगा, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल बढ़ा, नंबर ऑफ डेज कम हो गया। देखा? अब ऐसे केस में भी हम क्या यूज करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। आई होप तुम्हें इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट के ऊपर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, अब तुम्हें अगर एग्जांपल नोट करना है तो बेटा कर लो, मैं इसे साफ करता हूँ, फिर 11.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर लो कुछ करना है। हाँ जी, तो अब हम करें स्टार्ट। क्वेश्चन 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब जरा ध्यान से सुनो, एक मेरे पास कुछ जॉब है, सिंपल जॉब है, मेरे को इस अपने रूम में पेंट करवाना है। ठीक है, एक आदमी अगर इस पूरे रूम को पेंट करने में 1 दिन लेता है, तो क्या 4 आदमी इसी रूम को पेंट करने में 4 दिन लेंगे? नहीं ना, वो कम दिन लेंगे, 1 दिन से भी कम लेंगे ना। अगर एक आदमी को 1 दिन लग रहा है पेंट करने में, तो क्या 2 आदमी आधे दिन में काम नहीं कर देंगे? कर देंगे। दैट मीन्स जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ डेज क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट हमारा इनवर्स प्रपोर्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है जी, सेकंड पार्ट आ जाओ अब। The time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है सेम स्पीड में गाड़ी चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, 50 से ना 60 हो रही है ना 40 हो रही है। ठीक है, अब अब क्वेश्चन कहते हैं कि टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जितना टाइम लग रहा है क्या उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। देखो, अगर मैं 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ 10 किलोमीटर,
तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर जाऊंगा ना, स्पीड मेरी उतनी ही है, तो सेम जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है जी, ये मैं क्रॉस मतलब है कि इनवर्स का एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। बट हमसे क्वेश्चन कहते हैं कि इनवर्स का कौन कौन सा है, तो हम सिर्फ इनवर्स में ही टिक मारेंगे, और जो इनवर्स नहीं है जो डायरेक्ट है उस पर क्रॉस मार देंगे। तो ये इनवर्स का था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला इनवर्स का नहीं है। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। सिंपल सी बात है, अब आ जाओ। मान लो 1 एकड़ की जमीन है, इसमें मेरे को 50 किलो व्हीट मिलता है। अब अगर मेरे पास 2 एकड़ की लैंड होगी तो क्या व्हीट कम हो जाएगा? व्हीट तो ज्यादा ही होगा ना, मेरे को 100 किलो व्हीट मिलेगा। दैट मीन्स ये भी इनवर्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, आ जाओ। फोर्थ, अरे भाई फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब मेरा जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, 100 किलोमीटर का ही है। और अब कहते हैं टाइम टेकन और स्पीड, मतलब अगर मैं टाइम और स्पीड में चेंजेस करूं तो, मतलब अगर मैं स्पीड कर दूं इंक्रीज तो मेरे को 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा कम। अगर मैं स्पीड कर दूं डिक्रीज तो मेरे को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा ज्यादा। दैट मीन्स ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। मैंने टिक मारा है, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये, ध्यान से सुनना। ये है पॉपुलेशन और ये है एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब जरा ध्यान से सुनो, ये रूम है मेरा, ठीक है। अब मान लो मैं समझाऊं तुम्हें कैसे। हाँ आ जाओ, मिल गया एग्जांपल। एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। इस लैंड में एक फादर है, एक फादर है, ठीक है। अब ये जो जमीन है ना, ये जमीन मान लो है 500 गज की जमीन है ये, ठीक है। अब इसकी शादी हुई, इसके बच्चे हुए, इसके मान लो 2 बच्चे हुए, ठीक है। तो अब ये जमीन उन 2 बच्चों को मिल जाएगी, मतलब आधी आधी जमीन हो गई। सिंपल सी बात है, मतलब एक बच्चे को मिली जमीन और यहाँ पे दूसरे बच्चे को मिली जमीन। मतलब अब इस बच्चे को मिली जमीन 250 गज और इसको भी मिली 250 गज। सही कहा मैंने। देखो, जब एक आदमी था तब उसे 500 गज जमीन मिलती थी। अब जैसे ही 2 बच्चे हो गए, इन्हें 250 गज जमीन मिल रही है। अब इन दोनों की भी शादी हो गई, अब इन दोनों के भी बच्चे हुए। अब इसके हो गए 5 बच्चे, अब इसके हो गए 5 बच्चे, या 5 ज्यादा हो गए ना, 2 ही बच्चे मानते हैं चलो। इसके 2 बच्चे और यहाँ पे इसके भी 2 बच्चे, और इसकी भी शादी तो इसके भी 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अब यही जमीन, जमीन तो नहीं बढ़ रही, जमीन तो उतनी ही है। अब ये जो जमीन 250 गज थी जो एक बंदे को मिल रही थी, अब यही जमीन 2 बंदों को मिलेगी। दैट मीन्स अब एक बच्चे को कितनी मिलेगी? 125 गज। यहाँ भी 125 गज, यहाँ भी 125 गज, यहाँ भी 125 गज। अब देखो, जब बंदे 2 से हुए 4 तो जमीन कितनी हो गई? 125 गज। समझे? अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, हर एक आदमी को मिलने वाली लैंड कम होती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन सबको कम मिलने लग गई है। ये कौन सा रिलेशन है? ये इनवर्स रिलेशन ही है। समझ आ गई बात? ओके, इससे अच्छा नहीं समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हें अगर नोट करना है तो कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे, मैं इसको साफ करता हूँ, तुम तब तक नोट करो, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब मैंने स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए का प्राइज मनी है जो कि विनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है उस लैंड की तरह और उस पर पर्सन, लैंड पर पर्सन की तरह। मतलब जब एक आदमी है तो उसे जमीन पूरी मिल रही थी, जब 2 आदमी आए तो जमीन डिवाइड हो गई, जब 4 आदमी आए तो जमीन और ज्यादा डिवाइड हो गई। सेम कंसेप्ट है कि 1 लाख रुपए हमें देने हैं। अब वो देने इक्वल नहीं है, अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख रुपए उठा के दे दिए, बट अगर 2 विनर हुए
तो ये 1 लाख रुपए उन दोनों में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब दोनों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। समझे? मतलब जैसे जैसे विनर बढ़ेगा तुम्हारा प्राइज मनी पर विनर कम होता जाएगा। टोटल प्राइज मनी तो अभी भी 1 लाख ही है, बट प्राइज मनी पर विनर वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब आओ जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन भी। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। क्वेश्चन कहता है कि ये पहले फाइंड आउट करो कि 2 बंदों को कितना मिलेगा, 3 को कितना मिलेगा, उसके बाद हमें बताओ कि आंसर निकालने के बाद कि प्राइज मनी और नंबर ऑफ विनर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आ जाओ, यहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ विनर और यहां हम लिखते हैं प्राइज मनी। ठीक है, जब विनर एक है, देख रहे थे कितने कितने विनर है, 1 2 4 5 8, 1 2 4 5 8 10 और 20। ठीक है, आप क्वेश्चन कहते हैं कि बताओ कितना कितना प्राइस में सबको मिलेगा। अगर एक विनर है तो उसे 1 लाख रुपए पूरा मिल जाएगा। अरे भाई, ठीक है, अब अगर 2 विनर हैं तो ये 1 लाख रुपए 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 लाख बाई 2, आंसर आएगा 50 हजार। मतलब 2 लोगों को 50 हजार रुपए मिल जाएगा। अब अगर 4 लोग हैं तो ये 1 लाख रुपया 4 लोगों में डिवाइड होगा, मतलब सबको कितना मिलेगा, 25 हजार रुपए मिलेगा। तो 4 लोगों में 25 हजार मिलेगा। अब अगर 5 लोग हैं तो ये 1 लाख रुपए 5 में डिवाइड होंगे, मतलब सबको 20 हजार मिलेगा। अब अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों में डिवाइड होगा, मतलब 15 हजार मिलेगा फिर सिर्फ। अब अगर 10 लोग हैं तो कितना मिलेगा, 1 लाख डिवाइड बाय 10, मतलब 10 हजार ही मिलेगा फिर तो सिर्फ। अब अगर 20 विनर हो गए तो क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, डिवाइड बाय 20, मतलब 5 हजार रुपए मिलेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि इनका आंसर देख के बताओ क्या नंबर ऑफ विनर और प्राइज मनी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो देखो, जैसे ही तुम्हारे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारा प्राइज मनी पर विनर कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ना। दैट मीन्स एज द नंबर ऑफ विनर्स आर इंक्रीजिंग द प्राइज मनी पर विनर गेट्स decreased या is decreasing. Therefore, it is an example of indirect relation या proportion. ओके, आई होप में समझ आ गया है। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला, बड़ा बेकार क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा तो होगा नहीं, एक काम करते हैं, इसकी सफाई करते हैं फिर क्वेश्चन 3 करते हैं। ठीक है, कर लो, तुम्हें कुछ करना है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। एक व्हील बना रहा है, वो उसमें स्पोक्स हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब he wants to fix equal spokes in such a way that angles between any pair of consecutive spokes are equal. क्वेश्चन कहता है कि वो इतने नंबर ऑफ स्पोक्स बनाना चाहता है कि 2 स्पोक से बीच का जो एंगल है ना ये हर बार इक्वल ही बने। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है तो उसकी हेल्प कर दो बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। कि अगर वो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और नीचे क्या है, नंबर ऑफ एंगल होगा मेरे ख्याल से, एंगल्स बिटवीन कंसेक्यूटिव स्पोक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि अगर वो कितने लेता है, 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12, मतलब अगर वो 4, अच्छा तुम्हें पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है, ये तुम्हें पता होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर वो 4 स्पोक्स यूज करता है तो उसे उनके 2 स्पोक्स के बीच का जो एंगल है ये कितना होगा। अगर वो 6 स्पोक्स लेता है, मतलब अगर वो 6 स्पोक्स ले ले, 1 2 3 4 5 6, तो इन 2 स्पोक्स के बीच का एंगल कितना होगा उसे ये बता दो। अगर 8 होगा तो कितना हो जाएगा 10 में, तो हमें बस ये बताना है। सिंपल बात, जो हमने पहले करा था सेम इसमें करना है। पूरा का पूरा एंगल है 360 डिग्री। अब देखो
360 एंगल है ना पूरा। अब ये पूरा एंगल अगर 4 स्पोक्स में डिवाइड हो जाए तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर ये पूरा एंगल 6 स्पोक्स के बीच में डिवाइड होता है तो 60 का बनेगा, तो ये 60 का बन जाएगा। अगर ये पूरा 360 डिग्री का एंगल 8 स्पोक्स के बीच में डिवाइड होता है तो कितना बनेगा, 8 4 32 5, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 10 है तो 360/10 मतलब 36 डिग्री का बनेगा। अगर 12 है तो कितने का, 30 का बन जाएगा। खत्म। अब और भी कुछ है क्या क्वेश्चन में? हाँ। अब फर्स्ट पार्ट जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट पार्ट कहता है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, वैसे वैसे अमाउंट या नंबर ऑफ एंगल जो है या वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्पोक्स ये कम होती जा रही है। देख रहे हो? तो क्या ये इनवर्स प्रपोर्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल हाँ जी, इनवर्स प्रपोर्शन का एग्जांपल है ये तो। ठीक है जी। आगे सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर 12 नहीं 15 स्पोक्स हो जाए तो कितना बनेगा एंगल, तो कर देते हैं। 360/15 कितना जाएगा ये, 15 2 30 6 60 मतलब 4 30 60, हाँ तो इसका आंसर आएगा 24 डिग्री का। तो 24 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्रीज। अब ध्यान से सुनना। अब तो हमारे पास स्पोक्स है, अब हमारे पास क्या है कि हम एंगल दे रहे हैं। मतलब अगर 40, मैं यहाँ पे नहीं बना चाहिए 40 वैसे तो, चलो मैं कहाँ पे करूँ इसे, यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर 40 डिग्रीज का एंगल बनता है तो बताओ नंबर ऑफ स्पोक्स कितने यूज होंगे। अब जरा वो चीज याद करो जो मैं तुम्हें रेशियो बताया था फॉर इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन के लिए। क्या था? थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं। फॉर इनवर्स प्रपोर्शन क्या हो जाता है, x1.y1 इज इक्वल टू x2.y2। सही कहा मैंने। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इजी हो जाए इसलिए मैं ये वाली टेबल जरा साफ सुथरी ऊपर बना रहा हूँ। 4 में 90 था, 4 में 90 तो 40 में कितना, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो क्या होना चाहिए 4 इंटू में 90 इज इक्वल टू डैश इंटू में 40। सही कहा मैंने। अब ये 40 मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड, तो 4 इंटू में 90 अपॉन में 40, तो 4 बन जा 4 4 10 जा 0 0 कैसे मतलब 9। मतलब तुम्हें 9 स्पोक्स चाहिए अगर तुम्हें 40 डिग्रीज का एंगल चाहिए तो। ओके जी, क्वेश्चन ठीक है। बस अब इसको नोट कर लो, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको, इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन हैं, तो मैं इसमें तुम्हें होमवर्क थोड़ा सा दूंगा कम, कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन में खुद करवा दूं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 5 तक करेंगे, उसके आगे मैं तुम्हें होमवर्क नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तुम अब जल्दी से इसको नोट कर लो, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शन ना थोड़ा सा समझना तुम्हें पड़ेगा। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो बहुत इजीली समझ लोगे। मतलब 10 रुपए की अगर हमें 10 चॉकलेटें मिलती हैं तो फिर हमें 100 रुपए में 100 मिल जाएंगी, सीधी सी चीज है। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 5 चॉकलेट 50 की हो जाएंगी। मतलब ये बिल्कुल ही बेसिक चीज है जो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। बट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में थोड़ा हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है, इसीलिए आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, इसको नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, हो जाओ शुरू अब। हाँ जी, तो हम आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। मतलब मेरे पास एक स्वीट का बॉक्स है और इसमें मिठाइयाँ रखी हैं बहुत सारी, और मैं ये मिठाइयाँ अगर 24 बच्चों को बांटता हूँ तो दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। मतलब तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल जाती हैं। तो हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 4 से कम कर दें। अब देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं। नंबर ऑफ स्वीट्स आर फिक्स्ड बट नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दूसरा। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्वीट्स
पर चिल्ड्रन। ठीक है, अब अगर मेरे पास 24 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को 5-5 स्वीट्स मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 24 से हटा के 20 कर दें तो बताओ कितने कितने स्वीट्स हर एक बच्चे को मिलेगी। अब ये तुम्हें अगर समझ नहीं आया कि ये कौन सा रिलेशन है या प्रपोर्शन है, तो इसका मतलब सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे घर में आई है आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम आई है? ब्रिक आती है ना, ब्रिक, कसाटा। कसाटा तुम्हारे पास आई है। ठीक है, अब तुम लोग हो, मान लो 4 भाई बहन हो तुम लोग। तो इस आइसक्रीम के 4 टुकड़े होंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। सही कहा मैंने? मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास 1 किलो स्वीट या 1 किलो आइसक्रीम आई है, तो हर तुम्हें और तुम्हारे बहन को या तुम्हारे भाई को, तुम सबको 250-250 ग्राम आइसक्रीम मिल जाएगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? इसमें तो तुम्हें आई होप सब समझ आ गया होगा। 4 टुकड़े हो जाएंगे, सबको मम्मी पापा बराबर देते हैं, है ना। कोई खास होता है उसकी बात अलग है, उसको नहीं हम काउंट कर रहे। ठीक है, तो सबको बराबर बराबर आइसक्रीम मिलेगी। अब तुम्हारे बड़े भाई या बड़ी बहनें तुम्हारी चली गई हैं ऑफिस। ठीक है, तो अब घर में रह गए हो सिर्फ तुम 2 लोग। अब ये 1 किलो आइसक्रीम तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा बेटा उनके रख दो, तुमने कहा हम नहीं छोड़ते, हम तो अभी खाएंगे। तो अब ये पूरी आइसक्रीम सिर्फ तुम 2 लोगों में डिवाइड होगी, मतलब सिर्फ 2 लोगों में डिवाइड होगी। अब बताओ तुम्हें कितनी मिलेगी? अब तुम दोनों को आधा आधा किलो आइसक्रीम मिल जाएगी। सही कह रहा हूं ना मैं? जब तुम्हारे भाई बहन घर पे थे, मतलब जब तुम 4 लोग थे, तब तुम सबको हर एक आदमी को 250-250 ग्राम आइसक्रीम मिल रही थी। बट जब वो 2 लोग चले गए, मतलब जब 4 से 2 लोग हो गए, नंबर ऑफ पीपल कम हो गए, तो तुम्हें 250 ग्राम से बढ़ के 500 ग्राम आइसक्रीम मिल गई। समझ रहे हो इसके पीछे का लॉजिक? अब देखो, जब नंबर ऑफ पीपल कम हो रहे हैं तो पर पर्सन को आइसक्रीम ज्यादा मिल रही है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। जब 24 बच्चे थे तो हर एक बच्चे को 5-5 टॉफीज मिल रही थी। बट जैसे ही बच्चे कम हो जाएंगे तो क्या नंबर ऑफ टॉफीज हर बच्चे को ज्यादा मिलेगी? मिलेगी। दैट मीन्स ये एक इनवर्स प्रपोर्शन है। अब इसको लिख देते हैं, एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन decreases, the number of sweets per child gets increased. Therefore, this is an example of inverse proportion. Okay जी? Therefore, x1 dot y1 is equal to x2 dot y2. मतलब 24 इंटू में 5, या इंटू तुम डेसिमल समझोगे इसे, 24 इंटू में 5 इज इक्वल टू 20 इंटू में y2। अब 20 और y2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? कहाँ पे करूँ मैं इसे? यहाँ करता हूँ, साफ साफ जगह भी नहीं, ऊपर कर रहा हूँ। चलो देखो इधर, 24 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू y2। तो 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 6 24। दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू y2। मतलब अब हर एक बच्चे को 5 नहीं 6 टॉफीज या 6 स्वीट्स मिलेंगी। समझे? आया समझ? ये समझ आ गया? देखो सिंपल सी चीज है ना। जैसे जैसे बच्चे कम हो जाएंगे वैसे तुम्हारी टॉफीज हर तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगी। खत्म बात। ओके, इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, हम आए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। मतलब कुछ हमारे पास फूड रखा हुआ है फार्मर के पास, तो वो फूड यहाँ पे है नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे है नंबर ऑफ कैटल, गाय भैंसे हैं उसके पास। तो क्वेश्चन कहता है उसके पास 20 एनिमल्स हैं और वो 20 एनिमल्स ये सारा फूड 6 डेज में खा लेते हैं। अब हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल्स। मतलब अगर उसके पास जानवर 20 नहीं 10 और ज्यादा होते, मतलब 30 होते, तो उसका यही खाना कितने दिन चलता? अब तुम अपना लॉजिक लगा लो कि अगर ये, भाई एग्जाम्पल मैं राइस का एग्जाम्पल दिया था
कि मैं अकेला 10 किलो चावल कितने दिन में खाता हूँ? 10 दिन में खाता हूँ। अगर मेरे 2 दोस्त और आ जाएं तो क्या वो 10 किलो चावल 10 दिन चलेंगे? ऑब्वियसली नहीं, कम दिन चलेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ फ्रेंड्स या नंबर ऑफ पीपल बढ़े, नंबर ऑफ डेज जो उस खाने का था कंज्यूम होने का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर 20 जानवर मिलके ये खाना 6 दिन में खाते हैं, तो जब जानवरों के दोस्त आ गए, अब 30 हो गए, तो अब ये 30 जानवर मिलके इतना ही खाना 6 दिन से पहले ही खत्म कर देंगे ना। सीधी सी बात है। तो ये कौन सा है? जैसे ही नंबर ऑफ कैटल बढ़े, नंबर ऑफ डेज कम हो गए। दैट मीन्स ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके जी, आ जाओ। एज द नंबर ऑफ कैटल increases, the number of days of consumption of food will decrease. Therefore, it is an example of कौन सा? Inverse proportion। ठीक है जी। Therefore, x1 डॉट y1 इज इक्वल टू x2। ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं होता बेटा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तुम चाहो तो x1 इंटू में y1 इज इक्वल टू x2 इंटू में y2 भी लिख सकते हो, बट अब तुम बड़े हो रहे हो तो अब तुम मल्टीप्लाई का साइन यूज करना कम करो। जैसे तुम बड़ी क्लासेस में आओगे ना, तुम देखोगे हम मल्टीप्लाई का साइन यूज ही नहीं करते। वेरिएबल्स के टाइम पे हम लोग लिखते हैं a डॉट b, और जब नंबर्स लिखते हैं ना, इवन नंबर्स भी, तब भी हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, हम 2 इंटू में 3, हम इस तरीके से लिखते हैं 2 इंटू में 3। समझे? मल्टीप्लाई का साइन अब हैबिट हटा दो डालने की। ठीक है, अब x1 इज 6 अपॉन में 20 इज इक्वल टू डैश अपॉन में 30। ये डैश है ना, अब ये डिवीजन यहाँ जाकर मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू में 30 अपॉन में 20 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, तो 3 3 9। ये बेटा गलत हो गया हमारा। एक मिनट रुक जाओ। अरे हमें मल्टीप्लाई करा तो मैंने फ्रैक्शन ले लिया। आई एम सो सॉरी। देखा, यही होता है सिली मिस्टेक, इसी को बोलते हैं। अब तुम आंसर देखो अपना, तुम्हारा आंसर आ रहा है 9। इसका मतलब है कि जैसे ही नंबर ऑफ कैटल्स बढ़े, अमाउंट ऑफ फूड या नंबर ऑफ डेज जो हमारा खाना चलेगा वो भी बढ़ गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो जो आए हैं वो फास्ट करने के लिए आए हैं? आए तो खाएंगे पियेंगे ना। कमाल की बात है। ये सिली मिस्टेक थी। ठीक है, चलो अच्छा हो तुम्हारे सामने गलती भी हो गई, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस तरीके से जज कर सकते हो कि हमने गलती करी है। जैसे नंबर ऑफ कैटल बढ़े, तुम्हारा आंसर कम होना चाहिए था, बट तुम्हारा आंसर तो बढ़ गया। दैट मींस तुमने कुछ गलती करी है। अब गलती तुम्हें आई होप दिख गई है कि तुमने क्या गलती करी है। ठीक है जी, इसलिए गलती होना भी जरूरी है। अब देखो, हमें मल्टीप्लाई करना था 6 इंटू में 20, 6 इंटू में 20 इज इक्वल टू डैश इंटू में 30। ठीक है, अब 30 और डैश आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके डिवाइड, तो 6 इंटू में 20 अपॉन में 30, ये कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, तो 2 2 4, मतलब इसका आंसर है 4। मतलब जब उन जानवरों के दोस्त आए तो उनका खाना 6 दिन के बजाय सिर्फ 4 दिन ही चलेगा अब। ठीक है जी, क्लियर? बस आज की क्लास के लिए इतना ही। होमवर्क में तुम बेटा एक बार सारे ही क्वेश्चंस रिपीट कर लेना, कंसेप्ट समझ लेना, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से सोचना शुरू कर देना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आएगा काम करेंगे। टिल देन